नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हिंसा के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने और यह मुद्दा अब आगे बढ़ता जा रहा है। हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ही देर में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी आज कोलकाता में शांति रैली निकालेंगी। ममता ने कहा है कि बीजेपी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़कर उनका अपमान किया। अमित शाह ने कहा है कि हार के डर से ममता बनर्जी हिंसा करवा रही। इसी पर बड़ी बहस और बड़े सवाल। बंगाल की हिंसक राजनीति पर दिल्ली से होगा अटैक। कोलकाता में भगवा लहराया तो ममता को हार का डर सताया। हिंसक राजनीति में महापुरुषों के नाम का अब इस्तेमाल क्यों हो रहा? आखिरी चरण में भी हिंसा वाली रस्म पूरी करेगा क्या बंगाल? बंगाल बचाने के लिए ममता को राजनीतिक हिंसा मंजूर है क्या? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से यशवीर राघव साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्र हमारे साथ हैं, टीएमसी से विनोद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक निनाद सेठ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे चर्चा की शुरुआत करें। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि बंगाल में गैर कानूनी तरीके से बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया गया और सूत्रों के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे तेजिंदर बग्गा को हिरासत में लिया गया। यशवीर राघव साहब, ये बंगाल में दीदी के राज में कैसी दादागिरी हो रही है? 100 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि गलत तरीके से हमारे नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। क्या आखिरी चरण तक भी बंगाल में हम शांतिपूर्ण चुनाव नहीं देख पाएंगे? देखिए, बंगाल में जो कुछ हो रहा है बहुत भयावह है। उनकी जो नृशंसता है उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले और राजनीतिक हत्याएं कराने का जो चेहरा है वो ममता बनर्जी के सर बन चुका है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, पिछले दिन लगातार जो हमारे पंचायत चुनाव बंगाल में हुए थे तब से ही ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वहां कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो जनमत है वो बढ़ रहा है, तब से ही ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। आपको ध्यान होगा, आपके चैनल ने भी लगातार इसकी कवरेज की थी कि पंचायत चुनावों के दौरान वहां जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते थे उनको नामांकन तक नहीं भरने दिया गया था। तत्पश्चात चुनाव आयोग ने आग्रह पर व्हाट्सएप पर नामांकन लेने स्वीकार किए थे और फिर भी लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति आपने तोड़ दी, वो शांति रैली निकालने की बात कर रहे हैं। अगर देश के महापुरुषों और देश के शहीदों का सबसे ज्यादा सम्मान करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था। और आप दूसरा बात बताइए, हम क्या बस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं? हम पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। और सबसे ज्यादा उपद्रव तक कहां फैल रही है? पश्चिम बंगाल फैल रही है। हमारे पिछले 3-4 महीनों में 60 से अधिक कार्यकर्ता, विशाल जी, हत्याएं हो चुकी हैं उनकी। यही आरोप टीएमसी लगा रही है। निनाद सेठ साहब, अब टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं आगजनी हो जाती है, कहीं तोड़फोड़ हो जाती है, कहीं प्रत्याशियों पर हमले हो जाते हैं। जरा बंगाल की जनता के बारे में, बंगाल के आम वोटर के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। कैसे वो बेखौफ होकर वोटिंग करे? देखिए, डर डेमोक्रेसी का दुश्मन होता है और जो हम बंगाल में देख रहे हैं वो ममता बनर्जी का दबदबा, अपना डर दिखा रहा है। ये डर वोटर को वोट करने से रोकता है, लोगों को पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी किसी भी संस्था से जुड़ने से रोकता है और डेमोक्रेसी जिस तरह से काम करनी चाहिए उस काम को काम करने से रोकता है। मैं ये कहूंगा कि कल के स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में नहीं कह रहा, मैं वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, राजनीतिक संस्कृति के बारे में कह रहा हूं कि इस तरह की वायलेंस जो अब बढ़ रही है आने वाले चरण में मेरे ख्याल से खतरनाक रूप ले सकती है और मौतें भी हो जाए तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसको रोकने का वक्त आ गया है, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस से रोका जा सके या कोई और तरीका हो जिससे रोका जा सके, पर ये दबदबा जो है वो रोकना ही पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जरूर दूंगा कि ये एक डर भी है कि 35% की लड़ाई है। अगर 35% वोट शेयर मिल जाता है बीजेपी को तो तख्ता पलट हो जाता है, खूब सारी सीटें इधर से उधर होती है, जैसे ममता बनर्जी ने खुद देखा था जब उसने लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट हटाई थी और उस समय ममता बनर्जी का जो कैडर था वो इस वायलेंस को सफर कर चुका है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि क्या इतिहास से ममता बनर्जी कुछ सीखी नहीं है? क्या उन्हें लगता है कि अभी भी डंडा चलेगा? मुझे लगता है डंडे का वक्त अब खत्म होना चाहिए। चलिए ठीक है, विनोद सिंह साहब, पश्चिम बंगाल के इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? लोकतंत्र को नहीं मानते? कोई और यहां पर आकर रोड शो नहीं कर सकता, रैली नहीं कर सकता, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करवा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे बंगाल में?
विशाल जी देखिए, पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का ही एक हिस्सा है और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र भारतवर्ष के सभी जगहों से यहाँ पे स्थिर और अच्छी स्थिति में है। हर घटना के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा चुनाव के तहत जो हिंसा देखे जा रहे हैं, इसके पीछे की घटना यही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार की विरोधिता भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने अंजाम दिया तो वह ममता बनर्जी ने दी है और ममता बनर्जी की यह अंजाम देने के कारण से ही पश्चिम बंगाल को टारगेट करके पश्चिम बंगाल को अशांत किया जा रहा है। कल सारे देश की जनता ने 125 करोड़ जनता ने देखी है कि किस प्रकार से घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पे इशारे सर तस्वीरें तो एक मिनट विनय सिंह जी, तस्वीरें तो हम सब ने देखी हैं, लेकिन मुझे जरा बताइए कि क्या देश के किसी कोने में कोई नेता नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी टक्कर दे रही है? विशाल जी, ये सिर्फ बंगाल में क्यों हो रहा है, ये देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हो रहा है? बंगाल में मैंने तो यही कहा पहले, बंगाल में इसीलिए हो रहा है कि पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलासा किसी ने किया है तो वह ममता बनर्जी ने की है। और इस कारण से, इस क्रोध के कारण ही भारतीय तो सर जनता को फैसला करने दीजिए ना, इसमें हिंसा की जगह कहाँ है? अगर आपको लगता है वाकई कि आपने उनकी नीतियों को एक्सपोज करके रख दिया है जनता के सामने, तो फिर जनता को मौका दीजिए वोटिंग के जरिए ये तय करने का कि उन्हें कौन चाहिए। हिंसा की जगह इसमें कहाँ है? ये जो असामाजिक तत्व हैं ये कहाँ से आ जाते हैं? हर बार चुनाव प्रचार में, हर बार वोटिंग के दिन ये कहाँ से आ जाते हैं इतने असामाजिक तत्व? विशाल जी, सवाल तो मैंने सुन लिया, आप जवाब लीजिए। आप पश्चिम बंगाल के जो 6 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, आप परसेंटेज ऑफ वोट देखिए, कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, और भारतवर्ष के अन्य राज्यों में 6 चरणों में। तो सर इससे आप हिंसा को जायज ठहरा देंगे वोटिंग परसेंटेज से? भारतवर्ष के सभी वोटिंग परसेंटेज से हिंसा को, लोगों की मौत को, लोगों के साथ मारपीट को जायज ठहरा देंगे? पब्लिक के अंदर में, जनता के अंदर में वोट देने की उत्साह है। चलिए ठीक है, आपका जवाब मैंने सुना। आशुतोष मिश्रा के पास जाऊं उससे पहले यशवी राघव। विशाल जी, बहुत विडंबना है। विनोद सिंह आप सुनिए, जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मारे जा रहे हैं, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है, कहीं जिंदा जला दिया जाता है, और आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। लगातार रोहिंग्याओं को ये वोटर बनाएंगे, जय श्री राम बोलने पर ये पाबंदी लगाएंगे, दुर्गा पूजन के यात्रा निकालने पर ये पाबंदी लगाएंगे, रामनवमी बनाने के लिए पाबंदी लगाएंगे, और आरोप फिर भी भारतीय जनता पार्टी का। अरे देश भर के लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 1-to-1 लड़ाई कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें भी कांग्रेस के साथ है। वहां इस तरह की गतिविधियां क्यों नहीं हो रही है? लेकिन ममता बनर्जी, मैं विशाल जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ममता बनर्जी का राज क्यों आया? जो जिस प्रकार से वहां वामपंथियों का गुंडा राज चल रहा था, लगातार वो लोग हत्याएं कर रहे थे, उसके बाद वहां की जनता त्राही करने लगी, तब ममता बनर्जी के साथ खड़ी। लेकिन ममता बनर्जी भूल गई है, ममता बनर्जी भूल गई हैं और वही हिंसा वो कर रही हैं। अगर बंगाल की जनता ने अपनी छोड़ दिया, किस प्रकार से वो सहन कर रहे हैं, अगर सहन शक्ति छोड़ दी तो क्या होगा ममता बनर्जी का, ये उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें इस हिंसा पर लगानी चाहिए। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है ब्रह्म प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। किस तरह से बंगाल में हुई हिंसा को लेकर आज विरोध जताया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं विशाल सबसे पहले बता दूं कि बीजेपी दफ्तर में पहले 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की, और अब 11 बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही बीजेपी इस मामले को, बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको सड़क पर भी उठा रही है। जंतर मंतर पर 10:30 बजे से कार्यकर्ता जमा होने शुरू हो जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन के जरिए बंगाल में जो हालात हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, उसको बीजेपी दर्शाएगी, उसको जनता के बीच ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये है कि बंगाल में जो हो रहा है वो जनता के सामने जाए, क्योंकि विशाल देखो, आपको याद है कि जब ममता बनर्जी खुद संघर्ष कर रही थी, सामने वो फड़ा हुआ देखना अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे बताओ, ये विद्यासागर कॉलेज के बाहर अंदर से जो ईटा वृष्टि हुआ, कौन किया? शुरुआत कौन की? क्यों? सुबह से अगर पुलिस के सामने, पुलिस के रहते हुए मेरे पास वीडियोज हैं जहां पे सारे लोग फड़ रहे हैं, ईटा वृष्टि हो रहा है। कैसे? अरे यहां हम लोग तो जय श्री राम बोल रहे थे, सबका तो 2 हाथ ऐसा ऊपर था, तो 2 हाथ ऊपर करके कहां ईटा लेकर घूम रहे थे? ये क्या सीपीएम पार्टी है? हाँ, जो जेब में ईटा लेकर घूमता था। और मैं आपको बता देती हूँ, ये टीएमसी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है इसको सीपीएम के नाम से थोपने का। सीपीएम का कोई भी पुराना नेता ये कभी ऑर्डर नहीं दे सकता
कि विद्यासागर की आप मूर्ति तोड़ो, कभी ऑर्डर नहीं दे सकता। और आप जो हिंदी भाषी के लिए हर बात गालागाली देते हो, आपको क्या लगता है ये पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी नहीं बचेंगे? अच्छा, वो तो टीएमसी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मूर्ति को वेंडलाइज किया, जो ईश्वर विद्यासागर की मूर्ति है उसको तोड़ा। अरे विद्यासागर का मूर्ति की तरफ हम पहुंचेंगे कैसे? जब अगर आप लोग ईटावृष्टि नहीं करोगे, वहां से हंगामा शुरू नहीं होगा, तो लोग जाएगा कैसे? और अब मुझे ये बता दो, वो थी तो मुख्यमंत्री थी तो बाघा जतीन में कहीं पे, हाँ, वो तुरंत वहां तैयार होके वहां पे पहुंच गई, तुरंत वहां पहुंच गई, वहां पे विद्यासागर स्टैचू लेकर ऐसे, हाँ। ये नौटंकी कब तक चलेगा पश्चिम बंगाल में? ट्रेन में, रास्ते रास्ते में यही बात चल रही है। ममता जी का कहना है कि अमित शाह कोई भगवान नहीं है कि कोई उनका विरोध नहीं करेगा। मतलब जब विरोध पर बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि अमित शाह इज नॉट अ गॉड दैट नो वन कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम। नहीं, क्यों प्रोटेस्ट कर सकते हो आप? हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रोटेस्ट तो कर ही सकता है। प्रोटेस्ट करना मतलब ये तो नहीं है कि आप जो आरोप लग रहे थे बीजेपी पर कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा गया है, उसी का जवाब दिया गया और कहा गया कि अंदर से, कॉलेज के अंदर से ईंटें फेंकी गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो बाहर थे, वो किस तरह से अंदर जाकर मूर्ति तोड़ सकते थे, ये सफाई देने की कोशिश की गई है। आशुतोष मिश्रा, मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई तृणमूल कांग्रेस कहती है कि पूरे देश में अगर कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है तो वो ममता बनर्जी है, इसीलिए बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है। राहुल गांधी टक्कर नहीं दे रहे क्या? मायावती टक्कर नहीं दे रही क्या? पूरे देश में तो कोई हिंसा नहीं हो रही इस तरीके से जो बंगाल में हो रही है। आप भी खुलकर नहीं बोलते कुछ कि बंगाल में जो हो रहा है वो गलत है? देखिए जहां तक राहुल गांधी और अन्य नेताओं का सवाल है, तो आपको यह भी मालूम होगा कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर भी बंगाल में नहीं उतरने दिया था। अब हम लोग बात आज कर रहे हैं क्योंकि भाजपा और टीएमसी के बीच में जो हिंसा है, तो कुछ 2-3 चीजों पे अगर आप ध्यान दें तो पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने को आदेश दिए थे। ये पिछले 6 चरणों से और खासकर कुछ चरणों से एक ये दिखाई पड़ रहा था कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो जा जाके पोल बूथों में और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पे कुछ गड़बड़ है, जो कि अभी तक तो किसी इलेक्शन कमीशन ने पाया नहीं है। और बल्कि एफआईआर जो है लॉन्च हुआ है भाजपा के बाबुल सुप्रियो के खिलाफ, उन्होंने आदेश दिया है। जहां पे रिपोल हो रहा है वो जगह का नाम है त्रिपुरा वेस्ट, जहां पे हुआ है, जो कि भाजपा का जो है स्टेट है। तो ये हिंसा जो आप बंगाल में देख रहे हैं, ये असल में भाजपा, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में एकदम। चलिए ठीक है, इसका जवाब हम यशवीर राघव से लेंगे कि क्या बीजेपी के प्रत्याशी अपनी गाड़ियों पर खुद ही हमले करवा रहे हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं पर खुद ही हमले करवा रहे हैं? क्योंकि आशुतोष मिश्रा का तो तर्क कम से कम यही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी, फौरन हाजिर बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर यह है कि कल पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली के दौरान जो हिंसा हुई, जो रोड शो के दौरान हिंसा हुई, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। और साथ ही 11 बजे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर होगी। बताया यह जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो धरना होने वाला है वहां पर भी अमित शाह जा सकते हैं, उस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। यशवीर राघव, लेकिन आशुतोष मिश्रा का कहना है कि भाई बंगाल में आप टीएमसी पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? आपके प्रत्याशियों पर भी तो एफआईआर हो रही है, आपके ऊपर भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर कहा जा रहा है कि आप पोलिंग बूथ के अंदर जाकर के निष्पक्ष चुनाव होने नहीं दे रहे। देखिए, मैं विशाल जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आशुतोष जी को कम से कम तथ्य के आधार पर बात करनी चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। आज स्थिति क्या है, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पे अपना वर्चस्व खो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी 2 लाख लोकसभा सांसद हैं और विधानसभा में नगण्य स्थिति पर है। फिर भी इसके बावजूद ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही खौफ क्यों है? क्योंकि जो जनाधार बढ़ रहा है भाजपा का, जो लोकप्रियता बढ़ रही है, ममता बनर्जी उससे डरी हुई है। कांग्रेस को वो कहीं दौड़ में मान नहीं रही है और वामपंथी ताकतें वहां से खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस हमें पे आरोप ना लगाए तो क्या लगाए। लेकिन एक बात बताइए कि पिछले कुछ दिनों में ही, पिछले कुछ महीनों में ही 60 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता
हत्याएं हो चुकी हैं, पहले भी दोहराया। उसके बाद लगातार आपने कहा जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं ने अपनी गाड़ियां फोड़ ली, चोट भी अपने आप मार ली, बहुत बड़ी विडंबना की बात है। दूसरी बात, पिछले कुछ पत्रकारों पे भी हमले हुए, बाकायदा आज तक एक पत्रकार, जी न्यूज की पत्रकार, कई चैनलों की पत्रकारों पे हमला हुआ है, वो भी क्या भाजपा के लोगों ने कराया? बाकायदा वो लाइव रिकॉर्ड कर रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को कारण क्या है? कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एक बालक कहा था राहुल गांधी को, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया। जब राहुल गांधी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, तो ममता बनर्जी ने कहा था एक बालक के अंतर्गत हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी ये ममता बनर्जी के साथ खड़े, ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। अरे आपको सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहिए। आशुतोष मिश्रा भाई, 60 कार्यकर्ता क्या बीजेपी ने अपने मरवा लिए? नहीं, इसमें क्या नहीं, क्या बीजेपी के प्रत्याशी अपनी गाड़ियों पर खुद हमले करवा रहे हैं? क्या अपनी गाड़ियों के शीशे खुद तोड़वा रहे हैं? ये ऐसे सवाल है ना जिनके बारे में जब आप कहते हैं कि बीजेपी के ऊपर ये एफआईआर हो रही है, जरा इन सवालों को भी सोचिए। ये हिंसा जब हो रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, नहीं, एक चीज और पूछे विशाल जी, कि अधीर रंजन चौधरी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के, वो लगातार कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? जरा जवाब दे लेते ना आशुतोष मिश्रा। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने शायद मेरा पहला सेंटेंस सुना नहीं था कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर भी उतारने नहीं दिया ममता बनर्जी ने। पर आज बात हम लोग कर रहे हैं भाजपा और टीएमसी की। तो भाजपा की एक जो है प्रत्याशी है, जो भूतपूर्व आईपीएस है, उनका नाम है भारती घोष। उन्होंने धमकी दी थी कि मैं जो है यूपी से 1000 गुंडे बाहर से मंगवा के और तुम लोगों को कुत्तों की तरह मारूंगी। ये टीएमसी के जो है ये मीडिया ने रिपोर्ट किया था। आशुतोष जी, कौन सी मीडिया में धमकियां चलाइए ना? हम 3 दिन से धमकी सुन रहे हैं कि एक इंच का बदला लिया जाएगा। आप पता नहीं नई धमकियां बनाते हैं, नहीं अपने आप बयान चला देते हैं। लगातार ममता बनर्जी कह रही है कि एक इंच का बदला लिया जाएगा। क्या किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान देना चाहिए? अमित शाह जी के ऊपर जब हमला हुआ। आशुतोष मिश्रा सर, ये धमकियां तो दोनों तरफ से ना, टीएमसी की तरफ से भी इतनी धमकियां हैं। जैसे रत्ना घोष का बयान आपको याद होगा, वो कह रही थी केंद्रीय बलों को झाड़ू से मारेंगे। पूरा आप अगर या तो मुझे बोलने दें, ठीक है, बात पूरी कीजिए। मुझे बोलने दें या आप ही बोल लें। फिर है आगे उसके बाद अगर ये मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि वहां पे खासकर बारासात में बाहर से बीजेपी के जो है लोग पकड़े गए थे, कार्यकर्ता जो गुजरात और अन्य जगह से आके रह रहे थे। दिलीप घोष के आदमी पकड़े गए जिनके पास 1 करोड़ रुपया कैश था। अब वो दान में बांटने को तो लाए नहीं थे। तो ये जो एक हिंसा और विभाजन की राजनीति है, चलिए ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका जवाब मैं बिनॉय सिंह से भी लूंगा, निनाद सेठ से भी लूंगा। लेकिन बात यहां पर यह है कि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो फिर क्या कारण है कि बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक रहे हैं। और चर्चा पश्चिम बंगाल पर हो रही है। उस दौरान बंगाल के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है 11:30 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद बंगाल में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने जा रहा है। मीटिंग होने वाली है बंगाल के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ। जिस तरीके से हर चरण में हिंसा हो रही है, कल अमित शाह के रोड शो में भी हिंसा हुई, इसे लेकर अब यह बैठक होने जा रही है। निनाद सेठ, लेकिन क्या जो बात शिवसेना ने कही कि ममता बनर्जी ने चुनाव को बहुत व्यक्तिगत ले लिया है, यही वो कारण है कि हर चरण में हिंसा हो रही है? ऐसा लग रहा है कि कहीं वोट कम ना हो जाएं, इसके चक्कर में विरोधियों पर सीधे हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि मान लिया कि ये तो मेरा गढ़ है, ये नहीं जाना चाहिए हाथ से। वेस्ट बंगाल में राजनीतिक वायलेंस का एक जो इतिहास है उसमें 3 चीजें होती हैं। पहली बात, अगर आप देखें, जब से लेफ्ट फ्रंट पावर में थी, जब भी इस तरह की वायलेंस पकड़ लेता है इलेक्शन के टाइम में, आप ये समझ लीजिए कि चुनाव में कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। पहली बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि वायलेंस केडर के थ्रू होती है। हर ब्लॉक में आपको वोट देने से रोका जाएगा, आप पे खतरा है, आपका घर पे कई बार वो लोग चौक से लिख लेते हैं कि हमें पता है तुम कहां जाने वाले हो। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है 2 बार कि मैं वोट करने जाऊं या ना जाऊं, और अगर वोट करने ही नहीं जाता तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात मैं बताऊंगा कि इस वायलेंस पर लगाम कौन लगा सकता है? लगाम सिर्फ ममता बनर्जी लगा सकती है, क्योंकि उनके अंडर है ये स्टेट। अगर वो इस पे लगाम नहीं लगाती है तो इसके कंसीक्वेंस अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिकल वायलेंस हाथ से निकल जाती है तो उसको कोई भी नहीं, किसी भी पार्टी का बंदा रोक नहीं सकता, और उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत खतरनाक और बहुत खूनी हो सकते हैं। ठीक है विनय सिंह साहब,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जो पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वो क्या बंगाल में आके अपने ही रैली में, रोड शो में हिंसा करवा लेंगे, आगजनी करवा लेंगे, तोड़फोड़ करवा लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं पर हमला करवा लेंगे? ये हो क्या रहा है बंगाल में? गढ़ मान लिया आपने बंगाल को, हाथ से नहीं जाना चाहिए। विकास जी, मैंने पहले भी कहा है, मगर अभी जो मैं आप कहने जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की पब्लिक के लिए, जनता के लिए, कि हम लोगों की यह आशंका है और यह आशंका सत्य में भी साबित होगी कि 23 मई के पहले तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतवर्ष में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और दंगा फैलाएंगे। सर, कहां दंगा हुआ ये बताइए मुझे। और नई सरकार इस तरीके के जब आप गंभीर आरोप लगाते हैं तो आप देश की जनता में खौफ भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ किसी राजनीतिक दल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, आप दंगे जैसी बात करते हैं, आप देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। डराने की बात है और एक खोखली बात। आपने पूरे देश को बंगाल समझ लिया है कि बंगाल में जो हो रहा है वही देश डराने की बात नहीं है। ये आपकी ममता बनर्जी की सोच है, तो ये कह रही थी ना कि एक इंच का बदला लेंगे। आप कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को जो हत्याएं करने में लगे हुए हैं ना, यशवी राघव एक सेकंड, विनय सिंह, मैं एक बार फिर से आपको मौका दे रहा हूं, जरा जिम्मेदारी के साथ बोलिए। दंगे जैसी बात करने से पहले क्यों टीएमसी के नेता सोचते नहीं है? क्या आपको लगता है बंगाल में जैसे हिंसा हो रही है वैसे देश भर में हो जाएगा? यही तो बात है ना सर, यही तो मानसिकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं तो इतना पहले कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के सर, 6 चरण के चुनाव बीत गए, कहां दंगा हुआ है बताइए जरा। फैला रहे हैं कि नहीं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 6 चरण में कहां दंगा हुआ? चुनाव में हार से डरने के बाद। अरे विनय जी, सर जरा जिम्मेदारी से बोलिए, जरा जिम्मेदारी से बोलिए। इनकी बौखलाहट इनकी दीदी के मुंह से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, ये वही ममता बनर्जी है जो कोलकाता में विपक्ष की रैली करती है। क्या रैली करती है कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है। और सबसे ज्यादा लोकतंत्र की गतिविधियां कहाँ हो रही है? पश्चिम बंगाल में। कोई एक चरण नहीं गया कि यहाँ पे दंगे ना हुए हो, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई हो। आप ध्यान दीजिएगा, जो ताबूत होता है, ताबूत में 8 कीलें लगती है। जो ममता बनर्जी के लोकतांत्रिक तानाशाही के ताबूत में 6 चरणों के माध्यम से 6 कीलें लग गई हैं। 7वें चरण में 7वीं कील लग जाएगी और इनके ताबूत में 23 मई को आखिरी कील लग जाएगी जो इनके तानाशाही के ताबूत है। अब ताबूत को बंद कर दिया जाएगा। 23 मई तक आप लोग विशाल जी इस बात को भी चलाइए। तेजिंदर पाल बग्गा है, भाजपा के कार्यकर्ता है, हमारे दिल्ली के प्रवक्ता है, उनको सुबह 3 बजे होटल से उठा लिया जाता है। और कुछ दिन पहले ही प्रियंका शर्मा ने एक मेमो तैयार किया था, उसके आधार पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने छूट देती है। एक सेकंड यशवी राघव, फिर भी ये कहते हैं कि भाजपा का समस्या तो कुछ है ना। जय श्री राम से समस्या हो जाती है, कोई मीम बना के शेयर कर दे तो समस्या हो जाती है, कोई चुनाव प्रचार कर ले तो समस्या हो जाती है। तमाचा देगी बंगाल की जनता। यशवी राघव ठीक है, बहुत व्यक्तिगत तौर पर ले लिया है क्या चुनाव ममता बनर्जी ने? विनय सिंह, व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी चुनाव क्यों लेंगी? अरे आप अपने भतीजे की कुर्सी बचाने के लिए व्यक्तिगत बोलने का मौका दीजिए उन्हें। विनय सिंह, देश के एजेंडे पे होना है चुनाव, तो होना चाहिए था मुद्दों पे, चुनाव तो होना चाहिए था बेरोजगारी पे, चुनाव तो होना चाहिए था कितने कल कारखाने हुए, चुनाव तो होना चाहिए भारतवर्ष की अर्थनीति पे। सर आप इस पर लड़ रहे हैं क्या चुनाव? नीति पे विनय सिंह आप तो लड़ रहे हैं ना इस पर चुनाव, लेकिन आप इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं ना, फिर हिंसा क्यों हो रही है? लेकिन चुनाव तो हुआ हिंदू मुसलमान पे। जी भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। किस प्रकार से गरीब का विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास हुआ? आप हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे तो उस बात को मीडिया में उठाएंगे। 6 महीने में लगातार आपने किए हैं कार्यकर्ताओं। आशुतोष मिश्रा, टीएमसी का ये कहना है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। भाई सवाल तो ये है कि टीएमसी भी तो चुनाव लड़ रही है, टीएमसी तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, फिर हिंसा को जगह कहां से मिल जाती है बंगाल में? किसी पार्टी को किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है तो वो पार्टी खुद तय करती है ना वोटरों के बीच जाकर के, फिर हिंसा को जगह कहां से मिल जाती है? विशाल, एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि चुनाव शुरू होने से पहले से एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट को के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा था। कोशिश थी कि जो है ये जो है दिखाया जाए लोगों को कि ये अप्रजातांत्रिक है, हिंसक वगैरह वगैरह, ये भाजपा की तरफ से प्रयास था। और ये लड़ाई अभी यहां पे खत्म नहीं होगी। अभी तो जो है लोकसभा के बाद अभी आने वाले हैं असेंबली इलेक्शंस, उस पे भी दोनों पार्टियों की नजर है।
और इसीलिए ये दोनों पार्टियां एक ही तरह की जो है राजनीति करती हैं, जो कि जिसमें सर, इसमें कांग्रेस कहां खड़ी है और विभाजन की जो है सांप्रदायिक विभाजन की जो है साथ खड़ी है कि हिंसा के खिलाफ है सर? और इसीलिए अगर आप देखें तो गुजरात का ये फॉर्मूला रहा है बीजेपी का कि सांप्रदायिक विभाजन और हिंसा के बल पे उसने जड़ें जमा। सर एक छोटा सा जवाब और हिंसा के साथ बंगाल में सरकार आई है तो मोदी जी जब से सीएम बने थे गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। जब भी दंगे हुए हैं गुजरात में कांग्रेस शासन में हुए हैं और ममता बनर्जी लगातार चुनाव की हार की हताशा से ये सब कर रही है। आशुतोष जी बाकी जगह से वो धीरे सहमति जाहिर कर रहे हैं। आशुतोष जी आप कहीं ना कहीं जवाब ले लीजिए प्रत्यक्ष रूप से और राजनीतिक हत्याओं पे सहमति जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप सहमति जाहिर कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यही था, आप हिंसा के खिलाफ एक बार भी अभी तक बोले नहीं है। क्या आप इन राजनीतिक हिंसा के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी या कम से कम खुल के आलोचना करती है? मेरा सवाल आपसे, आपने एक बार भी आलोचना नहीं की हिंसा की। असल में आप लोग वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने मेरा पहला सेंटेंस क्या था कि टीएमसी और बीजेपी दोनों जो है एक ही तरह की राजनीति करते हैं और दोनों की निंदा करते हैं। ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी, इन लोगों की एक ही तरह की है और इसीलिए इन लोगों में आपस में इतना जो है तनाव आ गया है। हिंसा करवा रही हैं। उनको लगता था शायद पश्चिम बंगाल में वही उनका ही एकाधिकार है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने लगी तो आप खुद सोचिए कि एक पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप रोड शो नहीं करने देंगे, उसके अंदर आप हिंसा करेंगे, तो ये तो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो चुनाव हार रही है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वो हिंसा करवा रही हैं। सर आज आप लोग यहाँ पे क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज तो धरना होगा, मौन धरना होगा, जिसमें हमारे कार्यकर्ता और ये पूरे देश के अंदर एक संदेश देंगे कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और तृणमूल कांग्रेस जो है वो हिंसा करा रही है। हमने चुनाव आयोग के अंदर भी शिकायत किया कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। तो कल सीपीएम का भी नाम आया था कि वहाँ पे सीपीएम के भी कुछ लोग थे, ऐसी कोई जानकारी अब मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी कल हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही, लेकिन निनाद सेठ सवाल यह है ना कि आप ऑलरेडी सत्ता में तो बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी बैठी हुई है, इतने बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतती रही है। कम से कम कोई और आकर अगर प्रचार कर रहा है, रोड शो कर रहा है, रैली कर रहा है, कम से कम उसे वो तो करने दीजिए। फिर वो लोकतंत्र बचाने वाली बातें, अभिव्यक्ति की आजादी वाली बातें हवा क्यों हो जाती हैं इस वक्त पर? देखिए, एक तरह से ममता बनर्जी के मन में जो डर बैठा है वो अब हिंसा की तरफ जा रहा है। यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता ने जो भड़काऊ बात मेरे ख्याल से कही कि भारत में हर जगह दंगे होंगे। देखिए, भारत बंगाल की तरह नहीं है, भारत एक सभ्य जगह है जहाँ सभ्यता से इलेक्शन अभी तक हुए हैं और मुझे लगता है आगे भी होंगे। टीएमसी के नेता और मुझे दुखद, सबसे ज्यादा इन सब में दुखद स्थिति लगी कांग्रेस की। मुझे दुखद स्थिति ये लगी कांग्रेस की। अरे यार बोलने तो दो, ये मैं कलकत्ता में नहीं बैठा, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, बोलने दो मुझे। अरे रुकिए, मैं कलकत्ता में नहीं बैठा यार, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे बोलने दीजिए आप जरा, मुझे बोलने दीजिए, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को डर नहीं है। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, उसके बाद विनय सिंह को भी मौका देंगे और निनाद सेठ जो बात कह रहे हैं उसका जवाब भी उनसे लेंगे। बन रही हमारे साथ। चुनाव प्रचार के दिन भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है निनाद सेठ, पहले आपके पास, फिर विनय सिंह से जवाब लेंगे। मैं सिर्फ दो प्रश्न पूछना चाहूंगा यहाँ पे। पहला प्रश्न, किसकी जिम्मेदारी है ये, किसका स्टेट है, कौन पावर में है? ये आंसर है कि ममता बनर्जी का स्टेट है, ममता बनर्जी पावर में। दूसरा, ये जो हवा बनाया जा रहा है कि यहाँ पे दंगे कराएंगे, यहाँ पे खून खराबा कराएंगे तभी वो जीतेंगे, तो ये वोटर की इंसल्ट है। क्या वोटर दंगों पे वोट देता है? ये वोटर की इंसल्ट है। मुझे लगता है कि भारत वेस्ट बंगाल से तो कम से कम ज्यादा सभ्य है। यहाँ पे 6 चरण में कोई हिंसा नहीं हुई है, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। ठीक है विनय सिंह साहब। देखिए, बात जो हिंसा और दंगा का है, आप लोग जो मीडिया में जो वीडियो फुटेज जितने गए हैं, जो चुनाव के दौरान जितने हिंसे हुए हैं, जितनी झड़प हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो दोषी कौन से हैं, किन के पक्ष से हुई है? सबसे ज्यादा तो भाजपा के पक्ष से ही हुई है। और दंगे तो ये कराने की इनकी साजिश ही है। 23 मई तक अगर ये भारतवर्ष को शांत रहने दें तो यह बहुत ही भारतवर्ष के। सर, मैंने बड़ी विनम्रता से आपसे पहले भी एक सवाल पूछा था, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं। आप बार बार दंगे की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आप जरा मुझे उदाहरण देकर बताइए। 6 चरण के चुनाव बीत गए हैं, बंगाल के बाहर इस देश में कहां दंगा हुआ है?
इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमित शाह के खिलाफ बंगाल पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई। कल जो रोड शो किया गया था उसमें हिंसा हुई थी, इसके बाद अब एफआईआर। यशवीर राघव, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो राजनीतिक पार्टी के देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमिशन लेने के बाद रोड शो करते हैं और उन पर जानलेवा हमला होता है, उनके रोड शो में आगजनी होती है, पथराव होता है और उल्टा उन्हीं के खिलाफ वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। और आपको जानकारी मिली होगी कि सुबह 3 बजे हमारे कार्यकर्ता को भी होटल से उठा लिया गया। प्रियंका शर्मा का जो कहानी है पूरे देश ने देखी है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी बात, टीएमसी के अलावा देश की विपक्ष पार्टियों से पूछना चाहिए, अगर भाजपा शासित किसी प्रदेश में अगर घोड़े की टांग भी टूट जाती है तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, देश इस स्थिति में आ जाता है कि रहने लायक नहीं है। लेकिन हमारे लगातार कार्यकर्ताओं की टीएमसी द्वारा हत्याएं हो रही हैं, पूरा देश देख रहा है, बंगाल की जनता देख रही है और उल्टा कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हो रही है। तो ये बड़े दुख और विडंबना का विषय है। विपक्ष को भी खड़े होकर जवाब देना चाहिए कि आप आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि सिर्फ आपको मोदी जी से नफरत है, मोदी जी को हटाना है, इसलिए आप ममता बनर्जी की तानाशाही की सहमति देंगे, ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा हो रही हत्याओं को सहमति देंगे। ये बहुत ही दुख का विषय है, इसमें सोचना चाहिए। विनय सिंह से ले लेते। विनय सिंह, क्या बात है भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में आके अगर एक रोड शो कर लिया तो 2 एफआईआर। इंटॉलरेंस वाली बात हो गई ना, तो वो सहिष्णुता की जो बात आप करते थे वो कहां चली गई सहिष्णुता सारी? बोल विशाल जी 10 सेकंड बोलने दीजिए, 10 सेकंड बोलिए सर, सुन रहे हैं। अमित शाह ऐसे कौन से महान शख्सियत हैं जो उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगी? अमित शाह तो भाजपा के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमित शाह को बड़ा मानेंगे या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बड़ा मानेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों जिनके पूर्वज प्रचार करने तो अमित शाह आए थे ना, महात्मा गांधी पर अब कहां बात को ले गए? मेरा सवाल रोड शो कौन कर रहा था, एफआईआर किस पर किया, उस पर जवाब दीजिए ना। महात्मा गांधी पर उठा कर ले जाए चर्चा के रास्ते पे चल जवाब नहीं है। गांधी जी के हत्यारों को तो प्रदर्शन और जनता इन्हें जवाब दे देगी, इन्हें अपनी असलियत पता लग जाएगी जब इस तानाशाही। जिस तरह के तर्क आप रख रहे हैं ना, जिस तरह के तर्क विनय सिंह आप रख रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि जवाब नहीं है। पहले आप देश के लोगों में खौफ भरने के लिए कहते हैं कि दंगे करवा देंगे, फिर आप कहते हैं महात्मा गांधी की बात। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में आके आप एफआईआर कर देते हैं, भाई कोई कारण तो होना चाहिए। महान बात है। चले ठीक है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर करने वाले हैं। जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना इस पर दिया जाना है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है इस पर हमारी नजर बनी हुई है, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।